नाबालिग सियासत है। नाबालिगपन में, उस कामिलमी में, उस कम फहमी में पार्लियामेंट को ही नाकाम करना चाहते हैं। गाड़ी तो चलने की नहीं है क्योंकि इसका स्टीयरिंग किसी के पास है, ब्रेक के ऊपर किसी का पैर रखा हुआ है और ड्राइवर जो है वो कोई और है। इमरान खान घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। एक निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, और उस खौफ से ये थर थर कांप रहे हैं। और पूरे और ये जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। आपने 10-11 पार्टियां बनाई हुई है, मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर 11 पार्टियों का कोई नाम साफी बता दे। 500 रुपया शेख का 5000 के बराबर होता है। बच्चों की सेहत जो है वो हमारी अपनी तरजीह है। ये 11 अप्रैल तक उन अजला में और उन शहरों में सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम DNA के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल। बस आज फ़र्क सिर्फ ये है कि वो कहते हैं ना कि कभी अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। कल तक हम साथ बैठ के प्रोग्राम करते थे, आज मैं इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसमें मौजूद हूँ और जावेद इकबाल साहब जो हैं वो पंजाब के कैपिटल में मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ये फील ना हो कि हम अलग-अलग जगह पर बैठे हुए हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, हम ज़रा थोड़ा सा आज के मौजूआत जो हैं उसकी तरफ नज़र दौड़ा लेते हैं। सादक संजरानी साहब हो गए हैं फाइनल चेयरमैन। सेनेट के सर पर मंडलाता हुआ खतरा जो है वो टल गया है। मरियम नवाज की गिरफ्तारी नामुमकिन, लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मंजूर। नैब की ये एक कोशिश की उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें फिर किसी नए इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाए या किसी पुराने ही इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाए, वो टल गया है। बच्चों की बच्चगाना सियासत, मौलाना फजल रहमान की बड़ों से शिकायत। उनका ख्याल ये है कि दोनों तरफ से बयानात का एक सिलसिला शुरू है और जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के खदशात जो हैं वो PDM के बारे में पैदा हो रहे हैं। आयल कंपनियां मुजरिम, वजारत पेट्रोलियम ओगरा मासूम, पेट्रोलियम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, इस पर भी बात करेंगे। हुकूमत नोट छापने की मशीन, अवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं और मशीन जो है महंगाई की वो रेजा रेजा हुआ चाहती है। कोरोना की शिद्दत, तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला हो गया है। मोदी सरकार पर अमन का जादू अब सवार है। सफारती ज़रूरत या हकीकत, वो अब ख़त लिख रहे हैं। पहली दफ़ा हुआ कि मोदी साहब ने पाकिस्तान के यौम जमहूरिया पर एक ख़त लिख दिया है। पाकिस्तानी अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश, यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़त। इस पर भी तफसील से बात करेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है। जावेद इकबाल साहब, ये संजरानी साहब जो हैं ये तो हो गए अब चेयरमैन सेनेट। जो कोशिश थी पीपल्स पार्टी की कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाए और फिर कोशिश की जाए कि वो अंडू हो जाए जो उनका इलेक्शन हुआ है, लेकिन कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि जनाब ये मामला आपका अपना है, इसको आप अंदर बैठ के तय करें। पहले भी इसके हवाले से बहुत से लोगों ने ये राय दी थी, जिसमें एजाज आसिम साहब भी शामिल थे, कि जो मामला जात सेनेट के हाउस के अंदर के हैं उनको बाहर कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में आप अपनी राय जरा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, फिर इससे आगे बात बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बात यह है कि आज तक पाकिस्तान की आइनी हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लिमानी रवायात के मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर पार्लियामेंट की कोई चीज़ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और उसको इस तरीके से हैंडल किया जाए। देखिए, उनकी आइन के आर्टिकल 69 के तहत उन्होंने बड़ी सीधी सीधी बात की है सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा, जनाब आली, ये कुश्ती आपकी अपनी है, ये दंगल आपका अपना है, आप अपने अखाड़े में लड़ें, हमारे अखाड़े में लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके 7 वोट हैं तो बराए मेहरबानी करें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएं, आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी, आप चेयरमैन बन जाएंगे। सादक संजरानी बात आपकी काट रहा हूं मैं, जावेद इकबाल, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूं मैं इसलिए काट रहा हूं कि अगर आपको याद हो कि सेनेट के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जनाब इमरान खान साहब ने और उनके जो दीगर वज़रा और उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इस धांधली में इलेक्शन कमीशन बराबर का हिस्सेदार है। अगर सेनेट का मामला बाहर नहीं आ सकता था तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाने क्यों ज़रूरी समझे गए उसको प्रेशराइज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी झगड़ा ही ये था कि क्या सेनेट के अंदर की प्रोसीडिंग्स जो हैं, तो प्रोसीडिंग्स को तो कोई बाहर नहीं ले जा रहा इलेक्शन के ऊपर, चूंकि आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन ने इसमें गड़बड़ की है, इसलिए
ये मामला फिर बाहर का बन जाता है। बुखारी साहब, तो ये अब इन्होंने- जो एक डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो आला अदलिया है जो फैसले करते हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ये एक बुनियादी नुकता ये है कि अगर ये अंदर की कार्रवाई थी तो इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराया? इलेक्शन बेसिकली जो जिस पॉइंट को लेकर पीपल्स पार्टी गई थी वो इलेक्शन कमीशन की बेस पर ही गई थी, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया। उन्होंने कहा ये सेनेट का मामला है, ये आपकी पार्लियामेंट का मामला है, आप इस मामले को अपने तौर पे हैंडल करें। और उन्होंने बड़ी सिंपल और क्लियर बात की है, जो मैं समझता हूं कि आपको और आवाम को समझ आने वाली बात है कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, इसमें क्या मुजायका है? आपको हमारे पास आने की क्या जरूरत है? ये तो आप पार्टी के स्पोक्समैन की तरह से के तौर पर इस मामले को ये बड़ी उसी सिंपल तरह से पेश कर रहे हैं। जो मेरा आइन का आर्गुमेंट आपके आर्टिकल- सामने देखिए, ये आइन है का कि आर्टिकल अगर ये 69 मामला इस मामले में हाउस clear के है। अंदर का था तो इल्जाम इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन वाला मामला और है, वो हाउस के अंदर का मामला नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर हाउस के अंदर वाला मामला मैं इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर भी ले लूं तो इमरान खान भी एक पार्टी है जिस तरह पीपल्स पार्टी है। अगर इमरान खान को इलेक्शन कमीशन पे ये इतराज है, और अब मैं समझता हूं अगर उनके नजदीक अगर ये जायज इतराज है तो वो भी जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी जाएं सुप्रीम कोर्ट में। उनको किसने रोका है? बीइंग ए पार्टी वो जा सकते हैं, बीइंग ए हुकूमत मैं नहीं समझता उनको जाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी जाना चाहते हैं तो यानी हर वो चीज जो आपको सूट करती है वो ठीक है, बस। और हर वो चीज जिससे आपको ज़ौफ़ पहुंचता है वो गलत बेहतरीन भी बात गैर की है कानूनी बुखारी भी साहब, बुखारी ये साहब एक ये बड़ी रवैया है। नहीं बेहतरीन बात की है। यही आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का डायलेमा है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम का डायलेमा है। आप मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो चीज सूट करती है वो उसके लिए ठीक है। उसकी मैं आपको आज ही की जिंदा मिसाल देता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आज जो जमानत मिली है वो बड़ी क्लियर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पिछले कई दिनों से अगर आप उनका बयानिया देखें, लश्कर कशी, अवाम को उकसाया जा रहा है कि अदारों के खिलाफ जाएं, किस तरह पीडीएम को इकट्ठा किया जा रहा है, किस तरह पार्टी कारकुनान को कहा जा रहा है, किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब उधर से बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी की हिफाजत करो। जायज बात है, जावेद इकबाल, लेकिन आज की जमाने से एक बात क्लियर हो गई कि उनका बयानिया क्लियर हो गया। मुझसे भी बहुत तेज भाग रहे हो भाई, जरा रुक जाए। आप तो हम बात कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन की, आप ले गए मैंने उसको इसके साथ आपने मेरे से बात की थी, जो पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है इमरान उसके खान वाला मुताबिक। वतीरा ना इख्तियार करें ना, जरा आराम से सुने। पहले आप मुझे उसका जवाब दें कि जिस चीज को आप ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, उसको अब आप कह रहे हैं कि जनाब वो हाउस की है। उसका जवाब देने की बजाय आप चले गए मरियम नवाज में। जो डस्का वाला इलेक्शन है वो बाहर का इलेक्शन है, वो पार्लियामेंट के अंदर का वही इलेक्शन नहीं डस्का है। वाला इलेक्शन, डस्का के इलेक्शन की बात कर कौन रहा है? पहले तो आप जरा सेनेट के इलेक्शन पर रहे ना। सेनेट के इलेक्शन में देखें, अगर इमरान खान का बयान मैं आपसे एग्री करता हूं, अगर इमरान खान को प्रॉब्लम है तो इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। उनको किसने रोका है वो सुप्रीम कोर्ट में ना जाएं? नोबडी हैज स्टॉप्ड हिम। वो यानी एक इमरान पार्टी खान के साहब तौर पे अदालत में देखें, जाएं जिस तो वो तरह- ठीक है। नहीं दूसरा वो जाना चले चाहिए। गए तो ये गलत है। अगर उनको इलेक्शन कमीशन पे इतराज है तो उनको जाना चाहिए। वो उसी हुकूमत का उदारा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट उसी हुकूमत का एक झैली अदारा है। अगर उनको कहीं से रिलीफ चाहिए तो अपने झैली अदारे में जाना चाहिए। ये उनको। बहुत कमाल है जावेद इकबाल साहब का कि वो अपने लीडर की तरह से, अपने कप्तान की तरह से मेरा हर चीज लीडर को नहीं अपनी है, वो मर्जी का कप्तान ट्विस्ट भी ले लेते हैं। मंसूर अली खान साहब का, इसको मेरा आप छोड़ते कप्तान हैं, नहीं इसको है यहीं सर। रहने देते हैं। वो जो मैं फैसला होना था independent वो हो बात गया करूंगा। कि जो संजरानी साहब वो पहले भी अजीबोगरीब तरीके से आए थे और अब भी वो अच्छे खासे वैलिड वोट जो है उसको मुस्तरद करके इलेक्शन दोबारा जीत गए हैं। मगर बहरहाल मरियम नवाज के ऊपर आते हैं। जो बात जो है मेरे भाई ने की जावेद इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि जिस तरीके से विच हंट शुरू की हुई है नैब ने, जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी है तमाम सियासी जमातों का, वो उसके ख़तरे को महसूस करते हुए मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट चली गई। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है दूर कर ली है। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि ये कहाँ का वतीरा है कि जो भी आदमी हुकूमत पर तनकीद करे या हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करे उसको नैब के ज़रिए आप खामोश कराने की कोशिश करें। ये कौन सी रियासत में होता है भाई? देखें, बात सुने बुखारी साहब, बात यह है, यह हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का वतीरा है।
जिस तरह हम इमरान खान की हुकूमत को एक सिलेक्टेड हुकूमत कहते हैं, इस तरह आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी यही बयानिया दिया है कि जो सिलेक्टेड फैसला उनके लिए ठीक है वो ठीक है, और जो फैसला, जो अदारा उनके फैसले के खिलाफ चला जाए, उनकी मंशा के खिलाफ हो, वो गलत है। यही तो डायलेमा है हमारी सियासत का। जो हमें सूट करता है वो सब ठीक है। मेरा मरियम नवाज शरीफ साहब से बड़ी सीधी सी बात है कि कल की, देखिए कल ही नैब ने एक बात कही थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है हमारी इस पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप का, वो कच्ची जगह पे पांव नहीं रखते। उनको डर रहता है, जब तक उनको गारंटियां ना मिले, जब तक उनको इंडिकेशनें ना मिले, जब तक सिक्योरिटी ना मिले, वो उस वक्त तक उस जगह पे पांव नहीं रखते। इसलिए उन्होंने आज जमानत ली, गारंटी ली, जावेद इकबाल साहब ये रोके जाएंगे, तो जारी अब उनको रहेगा। किसने रोकना है? और हम इसके ऊपर बात करते हैं कि नैब का रोल जो है, जो इस पाकिस्तान में रहा है, ख़ास तौर से सियासतदानों के हवाले से, और सियासतदान भी वो जो हुकूमत के मुखालिफ होते हैं, इसके ऊपर तो बातचीत का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन ये जो दो पार्टियों बड़ी के बीच में आजकल बयानबाजी चल रही है, इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे जब वापस आएंगे ब्रेक से। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे थे कि दो बड़ी पार्टियों के बीच में जिस किस्म की बयानबाजी का सिलसिला आजकल शुरू है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये बिटरनेस जो है ये पार्टी के या इत्तेहाद के अंदर के फोरम से बाहर ना जाए। लेकिन हमने देखा कि मरीम नवाज़ की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया, और इसका जवाब जो है वो बिलावल जरदारी साहब ने भी दिया, और उनके जो दीगर साथी हैं, कायरा साहब हैं और बहुत से लोग हैं, उनकी तरफ से भी एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत और कशीदगी जो है वो पाई जाती है दोनों पार्टियों के बीच में। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, और वो बिल्कुल बजा कह रहे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से एक तरह से शिकवा किया है मियां नवाज शरीफ साहब से भी और आसिफ अली जरदारी साहब से भी कि खुदा के लिए इस बच्चेगाना सियासत का शिकार ना होने दें। इस इत्तेहाद को जितना मोमेंटम बना है वो सारा ज़ाया हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बड़ी ढंग की बात है कि इत्तेहाद जो 9 पहले 10 पार्टियों का था, 11 पार्टियों का था, फिर 10 का रहा, अब 9 का रह गया है। एक तरह से 9 का रह गया है, क्योंकि 9 की राय एक है और पीपल्स पार्टी की राय दूसरी है। मौलाना फजलुर रहमान का ये जो मिशन है कामयाब होने जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये तो हम देखेंगे। जनाब ये बताइएगा जावेद इकबाल साहब, आपकी पार्टी को कोई परेशानी है लेके इसको, जो अब नया अज़्म और एक नया अहद जो हो रहा है कि 9 पार्टियां भी अगर रह गई तो लॉन्ग मार्च भी होगा और बाकी के सारे प्रेशर टैक्टिसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, कितनी परेशानी है आपको? क्यों परेशान होंगे बुखारी साहब, इसमें परेशानी की क्या बात है? देखिए, पहली बात यह है कि हम कई दिनों से एक ही बात कर रहे हैं कि यह गैर फितरी इत्तेहाद है, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, इनकी सोचें डिफरेंट हैं। जो पिछले एक हफ्ते में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की है वो आपके भी सामने, और उस बयानबाजी को आज फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल सेकंड कर दिया कि ये बचकाना बातें हैं। तो ये जब बचकाना बातें होंगी, इमेच्योर बातें होंगी, तो उधर मैच्योरिटी वाली सियासत कहां से आएगी? पहली बात। दूसरी बात, तो हुकूमत क्यों परेशान होगी? वो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है जवेद इकबाल एक बात सुनिएगा मेरी। आप ये कह रहे हैं, सवारी कुछ और है, ये कह रहे हैं कि इन पार्टीज के अंदर तो बहुत इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन आपका ख्याल है कि एमक्यूएम और पीटीआई जो है एक ही तरह की नजरियाती पार्टीज हैं? नहीं, इनके अंदर कम इख्तलाफात थे जब एक पूरा ट्रंक लेके एविडेंस का बात ये कि आपने मेरी बात नहीं, बुखारी साहब मेरी आपने बात नहीं मुकम्मल करने दी। ये तमाम पार्टियां एक मफाद के तहत इकट्ठी हैं। जिस तरह आपने एमक्यूएम और पीटीआई की बात की, वो भी मफाद के तहत इकट्ठे हैं, जहां एमक्यूएम का अपना मफाद है, वरना दोनों पार्टियों की डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ है, सोचें बहुत मुख्तलिफ हैं, अंदाज बहुत मुख्तलिफ है, उनके अपने नुकात बहुत डिफरेंट हैं। इसी तरह इन पार्टियों के मफादात भी मुख्तलिफ हैं। जो माजी में आपने देखा वही उसकी रिफ्लेक्शन उन्होंने एक छोटी सी झलक दिखाई है पिछले 2 हफ्ते में, जिसको फजलुर रहमान साहब जैसे जानदार सियासतदान ने, जो ज़हीन सियासतदान कंसीडर किए जाते हैं, उन्होंने दोनों पार्टियों के लीडर्स को बात की और कहा कि बराह मेहरबानी अपने बच्चों को समझाएं, ये चूचू का मरब्बा मत बनाएं, ये पीडीएम में हमारा मफादात मुश्तरका हैं, खुदारा अपने मफादात के लिए हम इकट्ठे हों। इस मरब्बे में अगर हमने 2.5 साल में जो चूरन डाला है तो उसको हमें थोड़ा सा चलाने दें। बात सुने,
पीपल्स पार्टी जो है वो एक नई लाइन इख्तियार किए हुए है। अगर आपको याद हो, ये बिल्कुल एक इजलास में तय हुआ था कि अगर इलेक्शन लड़ना है चेयरमैन का तो वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए JUI का बंदा होगा, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोस्ट है वो PMLN को जाएगी। इस फैसला होने के बावजूद मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी जो है क्यों इस बात पर इसरार कर रही है कि लीडर ऑफ द हाउस के लिए भी वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ये मुझे आप बता दीजिए। सिर्फ मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि ये कमाल पीपल्स पार्टी का अपना है या आपका भी कि इसके अंदर कोई रोल है? मेरा मतलब है कि क्या हुकूमत ने भी इसमें कोई बैकडोर पॉलिसी वगैरह इख्तियार करके ये इख्तलाफ कराया है? बिल्कुल बुखारी साहब, होना भी चाहिए। क्यों नहीं होता बैकडोर डिप्लोमेसी? पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बैकडोर पे क्यों नहीं होती? हर दौर में हुई है, अगर बाजी में होती रही है तो अब भी होगी। जहां मफादात मुश्तरफ होंगे, मुश्तरका होंगे, जहां इंटरेस्ट की बात होगी, कॉमन इंटरेस्ट की बात होगी, अगर पीपल्स पार्टी और PMLN जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ थे इकट्ठे हो सकते हैं तो, और माजी में अगर परवेज अलाई साहब पीपल्स पार्टी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों PTI के साथ इकट्ठी हो सकती है, तो मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी और PTI किसी एक नुक्ते या किसी एक मकसद पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? मतलब हर पॉलिटिकल में देखें, सियासत की बात तो कोई हरफे आखिर सियासत की बात जो है हरफे आखिर कुछ आने वाले दिनों में भी बहुत हवालों से होती रहेगी। सियासत को जरा छोड़ते हैं, जरा एक आम आदमी की जिंदगी की तरफ आते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जो ऑयल कंपनियां जो हैं इन्होंने जो खिलवाड़ शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, और ख़ास तौर से ये जो ओगरा है जो बहुत मासूम बन जाती है बाद में, और हर हफ्ते में 2-2 दफ़ा भी कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं। फिर एक पेट्रोलियम इंक्वायरी कमीशन कायम हुआ था, उसकी रिपोर्ट जो है जिसमें 24 अरब रुपए का डाका डाला गया था आवाम की जेबों के ऊपर। ये सारा कुछ जो है ये पहले होता आ रहा था, उसी तरह अब है। तब इमरान खान साहब हमें बताते थे कि जनाब जब कीमत पेट्रोल की बढ़ती है प्राइम मिनिस्टर चोर है, उसकी जेब में डॉलर चले जाते हैं। अब किसकी जेब में जा रहे हैं भाई? जुल्म है, ज्यादती है, गरीब अवाम की जेबों पे डाका है। ये जो अरब रुपए का डाका डला है, मैं इसको कभी भी ना डिफेंड करूंगा ना इसको जस्टिफाई करूंगा। मैं ये समझता हूं कि जो हुकूमत ने इंक्वायरी की है उस इंक्वायरी में जो भी लोग सामने आए बराए मेहरबानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे भी बढ़ के मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 24 अरब रुपया अवाम का, गरीब अवाम का निकला है, वो 24 अरब रुपया उस गरीब अवाम को वापस कैसे जाएगा? तब जाके इमरान खान साहब जिस हुकूमत, जिस नारे पे, इंसाफ के नारे पे, गरीब के नारे पे इक़्तिदार में आए थे, फिर वो जस्टिफाई करेंगे बाकी दूसरी पार्टियों से जिस तरह उन्होंने हुकूमतें की हैं। फिर वो अपने आप को कह सकेंगे कि देखें मैंने ये 24 अरब रुपया उसी गरीब अवाम को लुटाया। जिन ऑयल कंपनियों के बड़े बड़े टाइकून्स ने, देखें ना, 8 या 9 कंपनीज हैं जिनका मार्केट का 92% शेयर है, और वही मैनिपुलेशन करती हैं, वही एडल्ट्रेशन करती हैं पेट्रोल में, वही पेट्रोल के प्राइसेस को ऊपर नीचे करती हैं। जावेद इकबाल एक नया वतीरा इख्तियार किया है ओगरा ने। माजी में ये होता था कि जितने की समरी आप मूव करते थे उस समरी मंजूर हो जाती थी और लोगों को सफर करना पड़ता था। वो कीमतें पेट्रोल की पहले से एंटिसिपेशन में बढ़ा देते थे पेट्रोल पंप वाले। लेकिन अब एक नया वतीरा इख्तियार किया इन्होंने कि ये 20-25 रुपए पर लीटर की समरी भेजते हैं और फिर 5-5, 4-4 करके 2-3 किस्तों के अंदर वो पूरी कर लेते हैं। बुखारी साहब, इस वक्त हमारा, क्या इमरान खान साहब की नजर इस वाक़े के ऊपर नहीं है कि किस तरीके से लोगों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है? यार गाड़ियां, स्कूटर, लेकिन बुखारी साहब इसमें जो जिंदगी का रोजमर्रा की चीजें हैं यही नहीं चल पाएंगी। और आपको ये भी पता है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी कबाहत यह है कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। हत्ता कि जो चीजें यहाँ पैदा होती हैं, गाजर, मूली, आटा, दाल, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ये रवैया किधर से आपके ख्याल में जस्टिफाइड है? बुखारी साहब, मैं जो चीज मेरे लिए इस पूरी केस में जस्टिफाइड है, बुखारी साहब, मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अगर इमरान खान ने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो मुझे डर है कि यही जो ब्लैकमेलर कंपनीज हैं ये दोबारा एक्टिव होके पेट्रोल का बहरान ना क्रिएट कर दें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को थोड़ा सा फर्म होना चाहिए।
अपने फैसलों पे कायम रहना चाहिए। अगर वो कमीशन बनाते हैं तो जावेद उसकी इकबाल, अभी तो हम रिकमेंडेशन पर मातम- अमल अभी तो हम करके मातम कर रहे लोगों हैं। को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि अवाम को अभी इंसाफ तो होता हम नजर मातम आए। कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों का। एक और बात जो तलवार लटक रही है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के जरिए जो जाली नोट छाप छाप के वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उससे भी अवाम की जिंदगी अजीरन होती है। सवाल का जवाब जो है वो लेंगे जावेद इकबाल साहब से, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। चलते हैं पहले एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कि ये जो ओगरा पाकिस्तान के अवाम का खून चूस रहा है, और मैंने सवाल छेड़ा था कि ये जो गर्दिशी नोट छापते हैं जिसको इन्फ्लेशन के नाम से हम जानते हैं, अगर आप टेक्निकल कम की बात करें तो इसमें 129 अरब के नए नोट छाप दिए और 69 खरब के नोट गर्दिश में हैं। जहां इन्फ्लेशन का ये हाल होगा वहां कौन सी इकोनॉमी ठीक होगी? कौन करेगा इस इकोनॉमी को ठीक? पहले इस इन्फ्लेशन को कहते थे ये एक गाली है। कंटेनर पर खड़े होकर उस वक्त के इकोनॉमिक मैनेजर्स का जो हशर करते थे, चाहे वो इसाक डार साहब थे, चाहे वो कोई भी था, हफीज़ शेख साहब भी वैसे उनमें शामिल रहे हैं, लेकिन अब वो चूँकि दूध के धुले हो गए हैं इसलिए उन पर बात नहीं होती है। जनाब जावेद इकबाल साहब ये बताएं, जब इकोनॉमी के हवाले से इस किस्म के खिलवाड़ हो रहे हैं अवाम के साथ, तो ये सांसें नहीं रुकेंगी तो क्या होगा? ये पहिया जाम करने की कोशिश है या पहिया चलाने की कोशिश है? बुखारी साहब, बात यह है कि इन्फ्लेशन एक ऐसा मसला है, जब से ये हुकूमत ने अपना चार्ज संभाला है उस वक्त से इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हुकूमत पहले दिन से लेकर अभी तक बुरी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। इसमें खास कर देखें, पहले तो इन्फ्लेशन 18%, फूड इन्फ्लेशन आपकी 21% तक गई है, एवरेज इन्फ्लेशन 12-13% रही है। अब कहीं जाकर थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हुआ है वो है अराउंड 7 to 8% पे इन्फ्लेशन है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जो नारा लगा कर आए थे, जो गरीब को रिलीफ देने के लिए, सस्ती रोज़गार ज़िंदगी देने के लिए जो नारा लगा के आए थे, उस पर फोकस करना चाहिए। और मैं एक और इमरान खान की हुकूमत को कहूँगा कि ये जो आपके एडवाइज़र्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपनी अपनी रिक्वेस्ट कर लें, क्योंकि वो उनका हुक्म तो मानते नहीं हैं। बात यह है कि रिक्वेस्ट कर लें कि वो अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों पर तवज्जो दें, अपने अपने महकमों पर तवज्जो दें, उनकी एफिशिएंसी, क्योंकि जिस तरह हमारा मुल्क ओवर डेट हो चुका है, इसकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, हमें इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा। जब तक हमें ये प्यार भी आता है जावेद इकबाल, और बाज़ औक़ात गुस्सा भी आता है। जिन लोगों के पास पिछलों का रोने के अलावा कोई काम ना हो, नहीं रोना चाहिए, अपनी मिनिस्ट्रियों का कोई एक काम करके ना दिया हो, आप वहां से दूध की उम्मीद रख रहे हैं कि वो आपको दूध देंगे। खुदा के वास्ते इनको अगर आपने मशवरा देना है, जिस तरह अभी आप इमरान खान साहब को बराह रास्त मुखातब करके मशवरा दे रहे थे, तो ये दीजिए कि अल्लाह के वास्ते अपने अपने काम करें। वो रोना जो था पिछलों का वो हमें हिफ्ज हो गया हुआ है यार, बच्चा बच्चा जानता है। यही तो बात हम कर रहे थे, चोर डाकू की तकरार थी, वो खत्म होनी चाहिए। देखें बुखारी साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं, इस हुकूमत का अब हकीकी टेस्ट जो अगले 2-2.5 साल अगर ये हुकूमत चलती है तो इनकी हुकूमत का अगला टेस्ट ही इनकी कारकर्दगी है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं बचा कि वो पिछली हुकूमतों को इल्जाम तराशी करें या उन पर मुदाफिट करते रहें। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन मैं एक बात जरूर, एक खौफनाक इंदिया जो है वो दे दिया है। लोग जो हैं वो अब तैयार हो रहे होंगे ज़हनी तौर पर आपकी बात सुन के। आप कह ये रहे हैं कि जो काम ये 3.5 साल में नहीं कर सके, वो ये इन 2 साल में या 2.5 साल में कर देंगे। अल्लाह के लिए करना चाहिए। ये बता दीजिएगा जरा, अगर करने की नीयत हो तो होगा बुखारी साहब। अगर ये लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, गरीब का ख्याल करेंगे, अवाम के बारे में सोचेंगे, उनके मसाइल को समझेंगे, तो फिर जाकर इनके इश्यूज को सॉल्व करने के काबिल भी हो जाएंगे। ये अगर इनकी नीयतें ठीक होंगी तो फिर ये करने के काबिल होंगे। अगर ये अपना रोना, माजी के हुक्मरानों पे रोना बंद करेंगे तो ये अवाम के मसाइल को एक सही राह पे डालते हुए हल करने की भी कोशिश करेंगे। जावेद इकबाल, अगर ये हुकूमत इसी तरीके से IMF की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसले करती रही
तो हमारी गुलामी का वो हाल हो जाएगा कि हम जंजीरें तोड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं तोड़ा सकेंगे। ऐसी ऐसी साजिशें हो रही हैं, तमाम टैक्सेशन जो है वो उनकी मर्जी से लग रही है। हत्ता कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने की जो साजिश है, यानी पाकिस्तान का एक रियासती अदारा इतना आज़ाद होगा कि वो अपनी हुकूमत को भी जवाब देने होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो उसको गवर्न करेंगे। वो अल्लाह के वास्ते किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान को बुखारी साहब एक बात और समझनी चाहिए कि वो जिस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स के हालात, उसके मुताबिक वो सूट नहीं करते। वी आर नॉट अ वेस्टर्न वर्ल्ड, वी आर नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। हमारे महकमे ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे महकमों में, डिपार्टमेंट्स में एफिशिएंसी नहीं है, हम उसके मुताबिक कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती इमरान खान ने ये की कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, खास तौर से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर मांगे के लोग ला के लगा दिए हैं। कोई कहता है कि सारे रिकमेंडीज हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के। जब हम इस तरह अपनी इकोनॉमी गैरों के सुपुर्द कर देंगे तो फिर अवाम को तो सो जाना चाहिए अब, यानी धनिया पी के लेकिन बात यह है वही होगा जो IMF चाहेगी। और इमरान खान तो पाकिस्तानी है जिसके नाम पे वोट डाले गए हैं, जिसको अवाम ने सपोर्ट किया है, जिसके बयानिए को अवाम ने सपोर्ट करके उस पे लब्बैक कहा है। इमरान खान को तो ये बात सोचनी है, उसको तो वो दर्द महसूस करना चाहिए। तो सजा दी जा रही है। लेकिन बात यह है बुखारी साहब कि जो पिछले 35 साल में हुआ, मैं उसका रोना नहीं रोना चाहता, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ वो अब दुरुस्त होते होते कुछ तो टाइम लगेगा ना। हमें इस हुकूमत को 5 साल देने चाहिए, नियत चाहिए इसके लिए। मैंने पहले भी प्रोग्राम में एक दफा कहा था, एक जावेद इकबाल कि एक शख्स ऐसा आया था जिसका नाम शौकत अजीज था, उसने IMF को बुला के कहा ये पढ़े आपके पैसे, खबरदार आपने मुड़ के इस तरफ देखा। ये तारीख का हिस्सा है कि पाकिस्तान की निजात हो गई थी। हालात और कंडीशंस भी डिफरेंट आने वाले, चाहे वो उस वक्त आपका जो फॉरेन डेट था, नियत की बात थी, नियत तो ठीक थी, लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट उस वक्त पाकिस्तान का डेट $33 बिलियन था। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली उस वक्त $94 बिलियन है आपका डेट। अब मुझे बताएं कि एक सिचुएशन में जब से ये आए हैं उसके बाद कितना हो गया ये भी बताएं साथ-साथ। नहीं आप साथ-साथ ये भी बताएं कि आप कितना कर दिया इन्होंने। अब जाहिर है आपने मुल्क को चलाना है, मुल्क को चलाने के लिए आपको फिर पैसे चाहिए, आपको पैसे या बारो करने पड़ेंगे या जनरेट करने पड़ेंगे। अगर आपका मुल्क टैक्सेशन के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा तो आपको मुल्क चलाने के लिए बाहर से एड लेनी पड़ेगी। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, भाई साहब आप यहाँ ये क्यों नहीं मानते कि टैक्स इकट्ठा ना करना इस हुकूमत की नाअहली का बहुत बड़ा सबूत है? जिस तरह बाकी हुकूमतों की किसी ने थोड़ी आके करना है, ये इसी हुकूमत का काम है। करना हम नहीं है। तो मैं इस बात से आपसे एग्री हूं, इस हुकूमत की नालायकी या नाअहली को जरूर मैं कहूंगा, लेकिन माजी में जो वतीरे रहे हैं, ये कहा गया था कि वहां इतना डॉलर बाहर पड़ा है वो हम सारा लेके आएंगे, दुश्मनों के मुंह पे मारेंगे डॉलर देके, मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, लोग नौकरियों को तरसेंगे, बाहर से नौकरियां छोड़ के आएंगे। वो सिनारियो कहां चला गया? ना किसी को शर्म है ना किसी को हया है। वो पॉलिटिकल गिमिक्स थी, चालाकबाजियां थी जो उस वक्त के हवारियों ने हुकूमत में आने के लिए ये ड्रामेबाजी क्रिएट की, जो फैंटेसी चलती रहेगी। देखिए ये सिलसिला जो है ये हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि इकोनॉमी से हर आदमी जो है, पाकिस्तान का हर शहरी, उसकी जिंदगी जुड़ी है। ये गुफ्तगू जो है ये ना खत्म होने वाली है। इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और एक इससे ज्यादा बड़ा इशू जो है अवाम की जिंदगियों से जुड़ा हुआ कोरोना, उसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात तो हम कर रहे थे पहले कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और उससे साथ जुड़ी हुई हर शख्स की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन अब एक और अजाब, जिसे अजाब इलाही भी कह सकते हैं हम, लेकिन अजाब इलाही से भी निपटने के तरीके होते हैं, क्या हम वो सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी मुराद है कोरोना की शिद्दत से, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ रही है, और तलीमी अदारे चूँकि इसका बहुत बड़ा यानी टारगेट रहे हैं, हदफ रहे हैं, इसलिए उन अदारों को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया गया बहुत इंपॉर्टेंट इजला के अंदर।
ये फ़ैसला हुकूमत का बहुत ठीक है, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, इसलिए कि ये वो मकामात हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं और जो इस मर्ज़ के ज़्यादा फैलने में और तेज़ी के साथ और शिद्दत के साथ फैलने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। 9 अज़ला में तालीमी इदारों में तातीलात जो है वो कर दी गई हैं। निजी तालीमी इदारों को ये वार्निंग दी गई है कि आपको SOPs पर अमल कराना है, वरना वो अदारे सील भी होंगे, उनको जुर्माने भी होंगे। मुझे आप ये बताइए कि जावेद इकबाल साहब कि क्या ये सख्ती जो है ये हुकूमत के रवैये में इससे बहुत पहले नहीं आ जानी चाहिए थी? क्या इतना इंतज़ार करना चाहिए था कि SOPs जिसका मजाक उड़ाया गया, तमस्खर उड़ाया गया, उसके ऊपर किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लिहाजा ये कौम जो है केयर फ्री हो गई, जिसका नतीजा ये है कि आज हम भुगत रहे हैं? बुखारी साहब, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज पंजाब हुकूमत ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि उसने लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पे पिकेट्स लगाई हैं पुलिस की मदद के साथ कि जो लोग बग़ैर मास्क के होंगे उनको पकड़ा जाएगा और उनको जुर्माने किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है और हमें एज ए कौम, मैं बार बार पिछले कई शो में भी आपके साथ यही बात करता रहा हूँ कि हमें हुकूमत से अब अलहदा होके एज ए कौम सोचना चाहिए कि हमने इस बीमारी से कैसे निपटना है और कैसे जान छुड़ानी है और कैसे हमने SOP पे फॉलो करना है। तो बराह करम मैं एक दो चीज़ें और इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ हुकूमत ने इतने इकदाम किए हैं उधर एक दो इकदाम और भी हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था, जिसमें जहाज़ों में आज वैसे के वैसे जहाज़ भर भर के जा रहे हैं, बसों में लोग वैसे के वैसे भर भर के जा रहे हैं, ट्रेनों में, स्टेशनों पे, बाज़ारों में, गलियों में, हर जगह आपको हजूम नज़र आ रहे हैं। तो हुकूमत को थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि कोरोना का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है कि 8 बजे या 6 बजे के बाद कोरोना कहेगा कि जी बस ठीक है जी अब मैंने नहीं आना, और दिन के वक्त कोरोना कहेगा जी कि मैं बिल्कुल मैंने नहीं आना और 6 बजे के बाद मैंने होना है। ये कौन सा तरीका है? हुकूमत को चाहिए, ये आपने बड़े ढंग की बात की है और बहुत सही सिमत में आपने इशारा किया है। 24 घंटे हमें मैं एक बात जावेद इकबाल एक और चीज़ पे आना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ होता ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ और फैसले करती है, जो दूसरी इकाइयाँ हैं वहाँ कुछ और फैसले होते हैं। अब एक तरफ अदारे बंद करने की बात हो रही है और सईद गनी साहब जो हैं वो वज़ीर तालीम भी हैं वहाँ के सिंध के हुकूमत के, वो कहते हैं जी हम तो तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से एक नेशनल अप्रोच होनी चाहिए जो नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं उनसे भुगतने के लिए, वो चाहे सैलाब हों, चाहे जल्जले हों, चाहे इस किस्म की वबाएँ हों। मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर काफ़ी बात हमने कर ली है। अब ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की तरफ से। ये मोदी साहब के ऊपर अमन का जो भूत सवार हुआ है, हमने देखना ये है और हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये उनकी जेन्युइन ख्वाहिश है या उनकी डिप्लोमेटिक मजबूरी है, क्योंकि प्रेशर तो उनके ऊपर दुनिया भर से है। इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान ने कोई खातर का काम कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने सुना कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी आवाज़ें उठी हैं। जो बाइडेन जब से ट्रंप गए हैं, अमेरिकी जो यानी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से भी थोड़े से इशारे ऐसे मिले हैं। चाइना के बॉर्डर पे भी प्रेशर है, ईवान है, वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे डेमोक्रेट हैं चाहे वो रिपब्लिकन है। मुझे अच्छी तरह से याद है वाजपेयी साहब ने मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर पाकिस्तान की सलामती की जब दुआ मांगी थी, तो लोगों ने कहा कि ये एक तरह से पहला जेस्चर है कि हिंदुस्तान की क़यादत ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है। अगर ये अमन का जो भूत सवार है ये जेन्युइन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरी दफ़ा है कि भारत की तरफ से इस किस्म का जेस्चर जो है उसका इजहार किया गया है? बुखैर साहब, बात यह है कि अगर मैं माजी के बहारत और माजी के उनकी लीडरशिप के वतीरे देखूं तो मुझे शायद ये ट्रस्ट ना हो कि आज भी जो वतीरा अख्तियार किया जा रहा है और जिस तरह की वो अमन की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरह ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, तो मुझे लगता ये है कि पहली बात ये उन पे इंटरनेशनल प्रेशर है और दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर उनकी इकॉनमी का है कि वो आज इतनी इकॉनमी को उनकी इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि उनका जो चाइना वाला बॉर्डर है उस पर भी उनको बड़े मसले मसाइल का सामना है। ये वो प्रेशर्स हैं जिस पे बेस करके वो इतनी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। लेकिन मैं एक बात इसमें बड़ी क्लियर कर दूं, चाहे पाकिस्तान हुकूमत को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर कश्मीर का फैसला ना हुकूमतों का फैसला है ना पार्टियों का फैसला है, ये फैसला 22 करोड़ अवाम का मनो अन और उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होगा। कश्मीरी अवाम उन शहीद माओ बेटियों
बहनों और उनके वालदैन की मंशा के मुताबिक नहीं होगा, कायदे आज़म के बताए हुए नज़रिए के मुताबिक नहीं होगा, तो इस तरह के कोई इनिशिएटिव, कोई इनकी CBMs कारामद नहीं होंगी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को एजुकेट करें कि क्या मोदी साहब का ये जेस्चर जेन्युइन है या ये किसी किस्म की डिप्लोमेटिक मजबूरी है? इसका मुख्तसर जवाब देंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्तसर जवाब सिर्फ इतना है, पाकिस्तान को अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि कश्मीर का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन जो पाकिस्तान की अवाम और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा, तो हर चीज कबूल है। चाहे मोदी जो मर्जी पेतरे उठाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर थे दिल्ली में जनाब अब्दुल बासत साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मोदी साहब से भी और हिंदुस्तान से भी अपनी मर्जी के मुताबिक ताल्लुकात कायम करना चाहते थे, और इस मामले में वो इतना आगे चले गए थे कि जो हमारा डिप्लोमेटिक अमला होता था, यानी जो हमारे एम्बेसी के लोग होते थे या फॉरेन ऑफिस के जो लोग साथ जाते थे, उन तक को एक साइड पे बिठा देते थे। मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर ये बासत साहब ने उस वक्त फरमाया होता जब वो हाई कमिश्नर थे। चलिए हम मान लेते हैं कि उनकी मजबूरी होगी, लेकिन अब जो वो ये पुराने मुर्दे खड़े उखाड़ रहे हैं, इससे आप समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई यानी मजीद बेहतरी आने जा रही है, या ये भी किसी प्रेशर के तहत बयान दिया गया है या इंटरव्यू दिया गया है जिससे कुछ और ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना मकसूद है? बुखारी साहब, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। ये बातें हर चीज टाइम पे अच्छी लगती हैं, ये बेमकसद बातें हैं, इन बातों के ना कुछ नहीं है, ये ऐसे ही अपनी न्यूसेंस बनाने के लिए बात है, वरना इसके अलावा इस बात में कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप और मैं कोशिश कर रहे थे अपने अवाम को ये बावर करा सकें कि इस किस्म की डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स जब भी होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई पस मंज़र में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हमने कोशिश की कि हम दोनों मिलकर आज ये तलाश कर सकें कि क्या मोदी की ये ख्वाहिश जेन्युइन है या इसके पीछे किसी किस्म की मजबूरी है, क्योंकि अगर ये किसी मजबूरी के तहत है तो ये बेल जो है ये मंडे नहीं चढ़ेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सलीम बुखारी और जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।